और से रामदेव जी जैसे लोग पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रामदेव जी कौन से सनातन की बात कर रहे हैं। क्या रामदेव जी के लिए सनातन सिर्फ इतना है कि उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर, काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है। जो भी वादे थे, जो भी दावे थे, सारे किताबी निकले, सारे फर्जी निकले हैं। कर्नाटक में 8 से ज़्यादा जो मौजूदा बीजेपी के विधायक है पार्टी छोड़ चुके हैं, 3 MLC पार्टी छोड़ चुके हैं। अब आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में जितने सर्वे हैं सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है। तो जो रामदेव जी की भाषा है या बीजेपी के जो नेताओं की भाषा है उसमें अब गुरूर और घमंड झलक रहा है। 24 को लेकर चर्चाएं तेज है, राजनीति तेज है, तो वहीं बाबा रामदेव ने भी अब भविष्यवाणी कर दी है 2024 के चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से PM मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वही सनातन धर्म को समर्थन करने वाले सनातन धर्म के हाथ में एक बार फिर सत्ता दी जाएगी। ये सवाल उठ रहा है। तो सवाल ये भी है कि क्या बाबा रामदेव की भविष्यवाणी सच साबित होती है। और एक और बड़ा हमला विपक्षी एकता को लेकर बाबा रामदेव ने कर दिया है कि विपक्षी एकता कभी कामयाब नहीं हो पाएगी और कभी विपक्ष वापसी नहीं कर पाएगा सत्ता के भीतर। तो ऐसे में हमारे साथ प्रोफेसर जी, उनसे बातचीत करते हैं कि इस भविष्यवाणी को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा रामदेव का नाम तो आपने सुना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन अब भविष्यवाणी कर दी है। और ये भविष्यवाणी है 2024 के चुनाव को लेकर। कह रहे हैं कि जो सनातन का समर्थक होगा वही सत्ता हासिल कर पाएगा। देखिए, जहाँ तक रामदेव जी की बात की जाए तो उनको अब हम योगी और बाबा की दृष्टि से ना देख के एक बिजनेसमैन की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो इस चीज़ को कह भी चुके हैं कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो लाला हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। और भविष्यवाणी की अगर बात की जाए तो पहले भी उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ की थी कि डीजल पेट्रोल के दाम वो कम करने वाले हैं, बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, काला धन आएगा, और तमाम ऐसे जो सपने थे जो देश की जनता को दिखाए थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि 9 साल हो चुके हैं, तो क्या रामदेव जी उन सवालों पे अब चर्चा करना चाहते हैं। कई बार उनसे पत्रकारों ने सवाल किए हैं तो पत्रकारों को उन्होंने धमकाया भी है और पत्रकारों से अभद्र भाषा में जवाब भी दिया है कि हाँ भाई, उन बातों को मैंने कहा था लेकिन अब उसका मैं जवाब नहीं दूंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो बाबा जी की बातों को अब कोई महत्व तो नहीं देता है। रामदेव जी को अब लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ व्यापारी हैं और चूंकि बीजेपी इस समय बड़े बड़े व्यापारियों की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई भी उद्योगपति हो, व्यापारी हो, वो तो चाहेगा कि भाई ऐसी सरकार रहे जिससे हमें फ़ायदा मिले। और इसी वजह से वो बीजेपी की इतनी पैरवी कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो इनका जो कर्नाटक में हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं, कर्नाटक में 8 से ज़्यादा जो मौजूदा बीजेपी के विधायक है पार्टी छोड़ चुके हैं, 3 MLC पार्टी छोड़ चुके हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी को इन्होंने टिकट नहीं दिया, एक इनका उप मुख्यमंत्री प्रत्याशी है उसने संन्यास ले लिया, उसको टिकट नहीं दिया, एक इनके नेता जो हिजाब का मुद्दा 1 साल से चला रहे थे उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया। तो कुल मिला जुला के कर्नाटक में इनके बीच में भगदड़ मच चुकी है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में भगदड़ मची थी वैसा ही हाल अब कर्नाटक में हो गया है। और कुछ इसी तरह की स्थिति इनकी मध्य प्रदेश में भी बन रही है। मध्य प्रदेश में भी अगर हम आज की तारीख में बात करें तो इनके पास 7 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, 7 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और ऐसी स्थितियां तमाम राज्यों में बनेगी। राजस्थान में भी किसी से छिपा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अमित शाह की नहीं बन रही है। तो पहले बीजेपी और बीजेपी के पैरवी करने वाले लोग, खास तौर से रामदेव जी जैसे लोग, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी खुले मंच पे अमित शाह जी के लिए बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति पागल है और ये गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। तो पहले वो अपना घर संभालें, पहले वो ये देख लें कि क्या बीजेपी जो सो कॉल्ड कह रही है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है, हम सनातन को धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई उस जो एजेंडा लेके चले थे, क्या वो वाकई उस एजेंडे पे काम कर पा रहे हैं, या ये सिर्फ एक मुखौटा है, सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक छल है, एक प्रपंच है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने एक छलावा रच रखा है। तो इन तमाम चीज़ों को पहले मैं सवाल कर रहा
रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से रामदेव जी से, मैं सवाल कर रहा हूँ बीजेपी के उन तमाम लीडर से जो हिंदुत्व का ठेका लिए हुए हैं, जो सनातन धर्म का ठेका लिए हुए। पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि आप लोग तो खुद सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग खुद सत्ता के लिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। कर्नाटक में जो आपकी हालत हो रही है और तमाम राज्यों में जो आपकी हालत हो रही है, तो पहले उस डिस्प्यूट को आप ठीक करें, अपने नेताओं को कब्जे में रखें। बाबा रामदेव कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहे हैं कि देश के अंदर आज सनातन का परचम लहरा रहा है, तो ऐसे में जो सनातन का समर्थक होगा, हमदर्द होगा, उसी के हाथों सत्ता की कमान सौंपी जाएगी। अब देखो साहब, ये कौन सा सनातन देख रहे हैं, मुझे तो वो सनातन नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से सनातन का परचम तब लहराएगा जब गरीब के पास रोजगार होगा, महिलाएं बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकती हैं, किसान जब खुशहाल होगा। इस समय देखा जाए तो युवा के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं परेशान है, क्योंकि बीजेपी। किसानों की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले किसान यहाँ धरना देने आए थे रामलीला मैदान में, उनका एमएसपी की समस्या अभी तक इन्होंने सॉल्व नहीं की। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रामदेव जी कौन से सनातन की बात कर रहे हैं। क्या रामदेव जी के लिए सनातन सिर्फ इतना है कि उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, या उनके सनातन की परिभाषा क्या है? तो उनके सवाल में ही कई संशय हैं। लेकिन रामदेव तो ये भी कह रहे हैं कि कभी भी विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, समूचा विपक्ष कभी एक साथ नहीं आएगा। ये बात वो विपक्ष के ऊपर छोड़ दें जी। मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आती है, जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, पहले वो जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब ये कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो पाएगी, ये सिर्फ शिगुफा है, फिर ये है, फिर वो है, उसको लेके इन्होंने तमाम बातें की। फिर वो राहुल गांधी जी के कपड़ों पे बातें करने लग गए, फिर ये कहने लग गए सर्दी में आदमी टी शर्ट पहन के क्यों घूम रहा है। तो जब आपको किसी व्यक्ति में दिलचस्पी नहीं है तो आप उसकी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि विपक्ष बेदम है, विपक्ष में एकजुटता का अभाव है, तो आप विपक्ष पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। विपक्ष पे चर्चा करने का साफ मतलब है कि आपको विपक्ष की फिक्र है, आपको विपक्ष की बढ़ती हुई ताकत से डर है, आपकी ज़मीनें खिसक रही हैं, आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपके जो भी वादे थे, काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है, जो भी वादे थे, जो भी दावे थे, सारे किताबी निकले, सारे फर्जी निकले। जनता के सामने आपका सच सामने आ चुका है, इसलिए अब आप बचते नजर आ रहे हैं, आप विपक्ष पे हमलावर हो रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को आप परेशान करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो बीजेपी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने राहुल जी की सदस्यता ख़त्म करवाने का जो एक षड्यंत्र रचा है, इसी तरीके से जितनी भी लोकसभा की सीटें 543 सीटों पे चुनाव होना है, उसमें ये देख लीजिए विपक्ष का कौन सा मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, आप सभी की सदस्यता खत्म करा दीजिए। ये तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करता है, उनके पास कोई सही पॉलिटिक्स नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, देश के लिए काम नहीं करना चाहता विपक्ष। तो विपक्ष अगर स्वार्थ की राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति कर रही है। आपने कर्नाटक में जो 4% मुसलमानों का आरक्षण था उसको खत्म कर दिया, इसे आप कौन सी राजनीति कहेंगे। मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का कोटा 27% था उसको कम करके आपने 14% कर दिया, इसको आप कौन सी राजनीति कहेंगे। पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि आप खुद जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप खुद स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, आप खुद छल फरेब की राजनीति कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं 2 गुजराती और हजारों करोड़ रुपए लेके हमारे देश का भाग गए हैं, तो ये कौन सी राजनीति है। अब इस पे भी ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ेंगे क्या। अब तो 9 साल से आपकी सरकार है। प्रोफेसर साहब, बाबा रामदेव तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा बड़ा चेहरा विपक्ष के पास नहीं है, तो वो चुनाव हार ही जाएगी। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे ये जितने चुनाव लड़े, अभी लेटेस्ट बात कर लो, 3 जगह के चुनाव हुए, गुजरात का हुआ, दिल्ली एमसीडी का हुआ, हिमाचल का हुआ, एक चुनाव जीत पाई है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा कैसे बड़ा हो गया। 3 में से 1 चुनाव आप जीते, जबकि तीनों जगह आपकी सरकार थी। अब आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में जितने सर्वे हैं सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है। तो अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा कहाँ गया।
इसके बाद भी और जगह चुनाव आएंगे, और अगर वाकई प्रधानमंत्री जी का चेहरा इतना बड़ा है, चेहरे से कुछ नहीं होता, चेहरा तो साहब, और चेहरा तो क्या कह दो, रावण को देख लीजिए, रावण तो कहते हैं ना अमृतधारी था, विश्व विजयी था, लेकिन उसका भी ना अंत हुआ कि नहीं हुआ। तो ताकत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ताकत पे कभी भी गुरूर नहीं होना चाहिए। तो जो रामदेव जी की भाषा है या बीजेपी के जो नेताओं की भाषा है, उसमें अब गुरूर और घमंड झलक रहा है। आपको जनता ने वोट दिया है, आप जनता के लिए काम कीजिए और जनता को फैसला लेने दीजिए कि सरकार जनता को किसकी बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है कि भाजपा की सरकार बनानी है। आप फैसला मत लीजिए, अगर आप फैसला ले रहे हैं तो ये आपका अहंकार बोल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब। हालांकि बाबा रामदेव की भविष्यवाणी कितनी सच होगी तो वक्त बताएगा, लेकिन वहीं विपक्ष रणनीति बनाने में लगा है। तो बीजेपी दावा कर रही है वापसी करेगी सत्ता में, लेकिन जनता क्या मन बनाए बैठी है, जनता के बीच जाकर हम आपको बताएंगे कि जनता के मुद्दे क्या होने वाले हैं और इन किन मुद्दों पर चुनाव इस बार होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।